Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Challenges to Political Parties of Class 10 Civics Chapter number 4. So इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के आगे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बाधा बन रही हैं एंड हमारी डेमोक्रेटिक जो नेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जो कि ओवरऑल हमारे नेशन के लिए बेकार हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये चीज हम देखेंगे। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो शुरुआत जो हमने की थी इस चैप्टर की, तो उसमें हमने समझा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और उसके साथ साथ हमने ये समझा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी हैं, क्यों नेसेसरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस सेक्शन में हमने ये समझा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें जो लोग बैठेंगे, जो काम करेंगे, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी देश में तो बहुत ही कंफ्यूजन होगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। अगर गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो काम नहीं होगा, मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी पार्लियामेंट में, कोई लॉ पास नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो मतलब कि डेमोक्रेसी की अच्छी वर्किंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। Since parties are the most viable face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of our democracy. अब देखो, डेमोक्रेसी का सबसे दिखने वाला या सबसे सामने आने वाला जो चेहरा है वो पार्टीज है। डेमोक्रेसी ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान है या कोई चीज है जिसको हम छू के या देख सकते हैं। जो पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक शक्ल देती हैं। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम अपने देश की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये पार्टीज आती हैं, इन पार्टीज से जुड़े हुए लोग आते हैं। तो अगर हमारे देश में कुछ भी गलत चल रहा है, कुछ भी दिक्कतें हो रही है हमारे डेमोक्रेसी में, तो उसके लिए हम जिम्मेदार इन पॉलिटिकल पार्टीज को ठहरा देते हैं। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कुछ बड़े लोग भी बात कर रहे हैं तो वो सीधा पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेते हैं कि अरे बीजेपी ने ये कर दिया, अरे कांग्रेस ने ये कर दिया, देश को यहाँ पे पहुंचा दिया, देश को वहां पे पहुंचा दिया। तो मतलब कि सीधा पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है कि अगर हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो रहा है, इस तरीके से देखा जाता है। So all over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. तो ये चीज पूरी दुनिया भर में है कि अगर पूरे दुनिया में लोगों को ये लगता है कि उनके देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो सही से काम नहीं कर रही हैं, तो फिर लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, बहुत ही नाराजगी दिखाते हैं कि हमारे देश में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सही से काम नहीं कर रही हैं, गुस्सा दिखाते हैं। दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू। तो दुनिया भर की तरह ही सेम चीज हमें हमारे देश में भी देखने मिलेगी। अगर हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी सही से काम नहीं करती हैं तो हमारे देश के लोग जो हैं वो गुस्से में आते हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नाराजगी दिखाते हैं। Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political parties. तो जनता का जो डिससेटिस्फेक्शन है, बड़े लेवल पे हमें जो डिससेटिस्फेक्शन देखने मिलता है, क्रिटिसिज्म देखने मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उससे ये निकल के आया है कि 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वर्किंग में। मतलब कि नॉर्मली जो लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, वो इन 4 बड़े कारणों से दिखाई है। Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलना होगा, इनका सॉल्यूशन निकालना होगा, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती रहें, एक अच्छा रोल प्ले करती रहें हमारे डेमोक्रेसी में। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये चैलेंजेस ओवरकम हो, जल्दी से जल्दी ये इनका सॉल्यूशन निकले। सो पहला जो चैलेंज है वो क्या है? द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। अब बाहर जब हम देश की डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो उसमें हमारा मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली ये है कि जिन लोगों के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, जिन लोगों पे उस डिसीजन का असर पड़ने वाला है, क्या आपने उनकी कंसल्टेशन की है? क्या आपने उनसे कुछ राय मांगी है? क्या उनकी भागीदारी है इस डिसीजन में? है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो विमेन के लिए कोई लॉ आ रहा है
औरतों के लिए कोई लॉ लाया जा रहा है, और जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदमी हैं, और उन्होंने औरतों से पूछा ही नहीं कि क्या एज वुमेन आपको ये चीजें चाहिए या नहीं चाहिए। हम ये लॉ ला रहे हैं, इस लॉ में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। हम वुमेन सेफ्टी के लिए लॉ ला रहे हैं, हम जो क्रिमिनल्स होते हैं जो वुमेन्स के खिलाफ ऑफेंस करते हैं, हम उनके लिए सजा का प्रावधान ला रहे हैं, तो आपकी क्या राय है। ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया। और जो लोग हैं, जो आदमी हैं, उन्होंने क्या किया, लॉ ला दिया। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक तरीका कहलाएगा लॉ का? जो कानून आया है क्या वो डेमोक्रेटिकली आएगा? नहीं, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो इलेक्शन जो लॉ लाया जा रहा है उनसे तो बात ही नहीं की गई। जिन लोगों के फेवर में वो बात की जा रही है या जिन लोगों पे उस चीज का असर होने वाला है उनसे तो कोई कंसल्टेशन की नहीं। 4 लोग ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी लॉ बना दिया। तो ये जो चीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी ऐसी चीज है जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जब हम नेशनल लेवल पे इस चीज की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, बट पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो यही चीज तो हमें पार्टीज में भी देखनी जरूरी है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश को चलाने वाली हैं उनमें भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना। बट है क्या कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टीज में, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये खुद डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलाई जा रही। All over the world, there is tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. और ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में आपको देखने मिलेगी। पूरे दुनिया में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या टेंडेंसी है, क्या उनका बिहेवियर है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये देखने मिलता है कि जो पावर है ना, वो एक या फिर ऊपर के कुछ लीडर्स के हाथ में कंसंट्रेटेड रहती है। मान लो पार्टी में 20,000 लोग हैं, बट 20,000 में से कुछ 4 टॉप के लीडर हैं। अब वो 4 टॉप के जो लीडर्स हैं ना, सारा डिसीजन वही ले रहे हैं। उन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो हजारों लोग हैं, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा। वो पार्टी के ही लोग हैं, बट उनको कुछ अता पता नहीं है। वो जो 4 टॉप के लोग हैं, सारा डिसीजन वही लिए जा रहे हैं। तो ये क्या कोई डेमोक्रेटिक तरीका हुआ पार्टी का काम करने का? नहीं हुआ। तो हमारे देश में एंड इवन दुनिया भर में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक पर्सन जो पार्टी का कोई एक टॉप का पर्सन है या फिर कुछ जो टॉप के लीडर्स हैं, सारा डिसीजन वही लेते हैं, सारी पावर उन्हीं के हाथ में है। पार्टी कहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी, पार्टी कहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी, इस बार किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से पर्सन को टिकट मिलेगी, कौन सा पर्सन इलेक्शन में खड़ा होगा, किस तरीके से हमें अपना जो एजेंडा है वो चलाना है, क्या पार्टी की वैल्यूज रहेंगी, क्या गोल रहेंगे, ये सारी चीजें सबसे कंसल्ट नहीं की जा रही। पार्टी में पार्टी के हर एक मेंबर से कंसल्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ ही लोग, बस 4-5 लोग या कुछ जो टॉप के लीडर हैं, वो अपनी मर्जी से ये सारी चीजें डिसाइड करके बाकी पार्टी के मेंबर पे थोपे जा रहे हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। पार्टीज जो हैं ये मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती कि कौन पर्सन है, पार्टी का कौन मेंबर है, कब ज्वाइन किया था, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। मतलब जो एक रजिस्टर होना चाहिए ना प्रॉपर, कि हमारे पार्टी में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, कुछ भी इस तरीके से एक प्रॉपर रजिस्टर हमारे देश की पार्टीज फॉलो नहीं करती हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग्स नहीं होती हैं कि टाइम टू टाइम मीटिंग्स हो, पार्टी के मुद्दों को डिस्कस किया जाए, जो इश्यूज हैं पार्टी के मेंबर्स के, जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस किया जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती हैं। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। पार्टीज के अंदर भी कुछ पोजीशंस रहती है ना, कि चलो हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, हमारी पार्टी का जो मेन लीडर है वो कौन बनेगा। जैसे पूरी पार्टी है, उसका 1-2 पर्सन जो टॉप के रहेंगे, वो टॉप का पर्सन भी कौन रहेगा, कैसे आएगा वो। तो इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं होते इन पार्टीज में। आपको कोई मुश्किल ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखने मिलेगी जो ये कहती है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जो टॉप के लीडर है ना, वो इलेक्शन के थ्रू आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे बीजेपी है, बीजेपी में आपको कुछ टॉप के लीडर्स देखने मिलेंगे। टॉप लीडर्स कौन से हैं? जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ हैं और योगी जी हैं। अब इनको कोई बोले कि इनको पार्टी में ये टॉप का लीडर किसने बनाया, क्या इनको इस पोजीशन तक, इनको टॉप लीडर की पोजीशन तक पहुंचाने में किसी ने इलेक्शन करवाए? कोई इलेक्शन के थ्रू आए हैं? सिमिलरली अगर पूछा जाए कि जो कांग्रेस है उसमें टॉप के लीडर्स आपको देखने मिलेंगे कि सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। तो इस तरीके से जो बाकी लीडर्स हैं उनमें भी
क्या ये जो टॉप पे लोग बैठे हैं वो इलेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं इन पार्टीज में? तो ये चीज जो है वो बहुत ही मुश्किल से आपको देखने मिलेगी। बहुत ही कम आपको ये देखने मिलेगा कि इलेक्शंस के माध्यम से या जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी राय से किसी पोजीशन को फिल किया जा रहा है पार्टी के अंदर ही। Ordinary members of parties do not get sufficient information on what happens inside the party. जो नॉर्मल लोग होते हैं पार्टी में, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि पार्टी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पार्टी में किस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता। ऊपर के जो 4-5 लोग हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया और नीचे जो हजारों लोग हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। They do not have the means or the connections needed to influence the decisions. तो पार्टी के जो आम लोग हैं, पार्टी के ऐसे मेंबर्स जो कि ऑर्डिनरी हैं, जो कि नॉर्मल लोग हैं, उन मेंबर्स को कोई एक्सेस नहीं है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की। उनके पास ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसके थ्रू वो पार्टी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकें। As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. और इसकी वजह से क्या होता है, उस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके पास सारी पावर आ जाती है डिसीजन लेने की। तो पार्टी के नाम पे सिर्फ 2-4 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे होते हैं, जबकि पार्टी तो बहुत सारे लोगों की है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। बट उस ग्रुप में अगर कोई एक ही पर्सन अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा तो क्या वो पार्टी डेमोक्रेटिक रह जाएगी? नहीं रहेगी। Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. अब क्योंकि जो paramount power है, paramount power मतलब सबसे ऊंची जो पावर है, सबसे ज्यादा पावर जो है वो कुछ ही लीडर्स के हाथ में रहती है। इसकी वजह से पार्टी के जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो बहुत ही मुश्किल से पार्टी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और उस वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू कर पाए। मतलब हो क्या रहा है कि पार्टी में जो आम आदमी है, पार्टी का आम आदमी मतलब उस पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं, राइट, उन लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। जो टॉप के 4-5 लीडर हैं सारे डिसीजन वही लिए जा रहे हैं। जो पार्टी का ऑर्डिनरी मेंबर है उसको कोई एक्सेस नहीं है डिसीजन मेकिंग में। इसकी वजह से क्या होता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं इस पार्टी में क्यों हूं, इस पार्टी को मैंने एक मकसद के लिए ज्वाइन किया था, मुझे देश में कुछ चेंज लाना है, मेरी भी कुछ एम है, कुछ गोल है, मेरा भी अपना एक व्यू है और मैं चाहता हूं कि उसको भी कोई सुने। बट सुनने वाला इस पार्टी में कोई है ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं, फिर उस पार्टी को छोड़ के जाने लगते हैं, उस पार्टी के साथ फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा, आपको सुनने मिलता होगा कि बड़े बड़े नेता हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स भी नहीं बल्कि आपको बड़े बड़े मेंबर्स का भी ऐसे देखने मिलेगा कि बहुत सारे जो मेंबर्स रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो पार्टी बदलते देखते हैं। आज बीजेपी में थे, कल वो कांग्रेस में चले गए, कल कांग्रेस में थे वो फिर किसी और में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए। इस तरीके से आपको देखने मिलता है कि जो लोग हैं ना मेंबर्स, फिर वो पार्टी चेंज करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके डिसीजन मेकिंग में कोई से है ही नहीं। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, इनमें ऐसा सिस्टम चल गया है कि सारी पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉयल्टी पार्टी के प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज के लिए होनी चाहिए वो लॉयल्टी दिखती नहीं है, बल्कि किसी पर्टिकुलर लीडर के लिए लॉयल्टी ज्यादा जरूरी हो जाती है। मतलब कि आप किसी पार्टी के मेंबर हो तो जरूरी क्या है कि उस पार्टी के जो रूल्स रेगुलेशंस, उस पार्टी के जो एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके लिए आपकी लॉयल्टी जो है वो होनी चाहिए कि आप अपनी पार्टी के लिए पूरे तरीके से समर्पित हो और उस पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको पूरे तरीके से फॉलो करते हो। एक्चुअली में ये होना चाहिए। बट हो क्या रहा है, क्योंकि सारी पावर कुछ लीडर्स के हाथ में है तो जरूरी क्या हो गया है कि आप उन लीडर्स के लिए लॉयल हो कि नहीं हो, उन लीडर्स के लिए लॉयल्टी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो पार्टी से ऊपर लीडर्स बन चुके हैं कि जैसे एक पार्टी है एक्स, तो इस एक्स पार्टी में जो बड़े लीडर हैं उन लीडर्स को कितने लोग लॉयल हैं, उन लीडर्स के लिए कितने लोग उन लीडर्स को दिल से फॉलो कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, बजाय इसके कि वो पार्टी के क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनको कोई अब ज्यादा मेंबर्स नहीं देखते हैं। ज्यादातर जो पार्टी के मेंबर्स रहते हैं वो इसी कोशिश में रहते हैं कि हम जो लीडर्स हैं उनको एक तरीके से रिझा पाएं या उनको अपने पक्ष में कर लें ताकि अगले इलेक्शंस में हमें टिकट मिल जाए। इस तरीके की बातें फिर चलती रहती हैं।
द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अब सेकेंड जो चैलेंज है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन का। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जैसे आपने राजा महाराजा वाले केस में देखा होगा कि राजा का बेटा राजा बनता है, कि एक राजा है पर्सन, तो जब वो राजा हट जाएगा, वो राजा बूढ़ा हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, तो उस राजा के बाद कौन उस गद्दी पे बैठेगा? तो उसका खुद का बेटा बैठेगा, उस परिवार का पर्सन बैठेगा, तो उस डायनेस्टी का पर्सन बैठेगा। ऐसा सिस्टम चलता है राजा महाराजा में, राजा का बेटा राजा होता है। अब यही चीज इन पार्टीज में देखने मिलती है। ज्यादातर क्या होता है कि इन पार्टीज में आपको ये देखने मिलेगा कि कुछ परिवारों ने या कुछ डायनेस्टीज कह सकते हैं हम, उन्होंने पार्टी के ऊपर पूरा कब्जा बैठा रखा है और उसी परिवार के लोग जो हैं वो लीडरशिप पोजीशंस में आपको देखने मिलते हैं। मतलब होना तो ऐसा चाहिए कि ये पार्टीज डेमोक्रेटिकली काम करनी चाहिए, है ना, बट हो क्या रहा है कि कोई डेमोक्रेसी नहीं देखी जा रही, यहाँ मोनार्की वाला सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेकेंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का, ये फर्स्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि फर्स्ट में हमने क्या बोला कि पार्टीज इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करती हैं, पार्टीज में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और जो सेकेंड पॉइंट है वो भी सेम चीज बताता है कि पार्टीज में क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, राजा महाराजा की तरह जो सिस्टम है वो यूज किया जा रहा है कि अगर एक परिवार का होल्ड है पावर के ऊपर, तो उसी परिवार के जो लोग हैं वो टॉप पोजीशंस पे बैठेंगे। जैसे आप देखोगे समाजवादी पार्टी है, उसमें आपको देखने मिलेगा कि जो अखिलेश यादव वाला जो पूरा परिवार है, उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के परिवार के लोगों ने टॉप लीडरशिप पोजीशंस समाजवादी पार्टी में होल्ड कर रखी हैं। तो समाजवादी पार्टी में पहले लीडर जो थे वो मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह जो हैं वो फादर हैं अखिलेश यादव के। तो मुलायम सिंह के हटने के बाद अब अखिलेश यादव जो हैं वो लीडर बन गए एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि सेम परिवार से ही लीडरशिप निकल के आ रही है कि पहले फादर लीडर थे पार्टी के, अब बेटे लीडर बन गए हैं, कल उनके बेटे लीडर बन जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये चीज किसी एक पार्टी की नहीं है, काफी सारी पार्टीज में जो है देखने मिलेगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल की तरह देख लिया, ले लिया, बट ऐसा आपको काफी सारी पार्टीज में जो है देखने मिलेगा और ये सच है। मतलब प्रॉब्लम है हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीज। सो यहाँ पे डिस्क्लेमर है, अगर कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में है तो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे या सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एग्जाम्पल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। सो आगे क्या है, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। तो क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कोई ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो ऑर्डिनरी मेंबर है पार्टी का उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग पाता है कि भाई पार्टी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कोई डिसीजन लिया जा रहा है, पार्टी किस तरफ जा रही है। जो आम आदमी उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं रहता। तो होता क्या है, जो टॉप लीडर्स हैं वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, पार्टी के जो फंक्शंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही ओपेक हैं, वो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब कुछ पारदर्शी नहीं है कि नीचे बैठा बंदा भी, जो पार्टी का जो ऑर्डिनरी वर्कर है, उसको भी सब चीज क्लियरली दिखे कि अच्छा पार्टी में ये हो रहा है, यूं हो रहा है, इसलिए हो रहा है। ये चीजें आम आदमी के लिए, पार्टी के आम मेंबर के लिए क्लियर नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर है पार्टी का वो टॉप पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पार्टी की टॉप पोजीशन को होल्ड कर सके। Those who happen to be leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. तो जो लोग लीडर्स हैं, जिनके पास अभी पोजीशन है, वो एक तरीके से एक अनफेयर एडवांटेज होल्ड किए हुए हैं, उनके पास एक अलग तरीके का एक गलत तरीके के बेनिफिट्स जो है उनको मिले हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने जानने वाले लोगों को, अपने क्लोज लोगों को फेवर करते हैं एंड इवन उनके खुद के फैमिली मेंबर्स को ही वो फेवर करते हैं। मतलब कि अगर उन्हें किसी और पर्सन को टॉप की पोजीशन पे बैठाना है, भाई पार्टी में काफी सारी टॉप की पोजीशंस होती हैं, पार्टी को चलाने के लिए कुछ पोजीशंस हैं, टॉप पोजीशंस जो कि पूरी पार्टी को चलाती हैं। तो इन टॉप पोजीशंस में मान लो एक पर्सन को चूज करना है, यहाँ पे एक ए पर्सन था, ये ऑलरेडी पार्टी का लीडर है और सारी पावर भी इसके हाथ में है, और यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है पार्टी के लिए। यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन में
किसी को लाना है। तो ये ए पर्सन क्या करेगा, वो अपने किसी करीबी को, अपने किसी परिवार के पर्सन को वो इस टॉप पोजीशन पे लाके बैठा देगा। वो किसी नीचे वाले मेंबर या पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर को इस टॉप पोजीशन पे लाके नहीं बैठाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या चलता है, नेपोटिज्म चलता है। यूं कह सकते हो आप, नेपोटिज्म तो समझते हो ना कि भाई भतीजावाद की, अपने ही फैमिली मेंबर्स को आगे लाए जा रहे हैं, तो वो चीज चलती है। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। बहुत सारी पार्टीज आपको देखने मिलेंगी जिनमें टॉप पोजीशन जो है वो एक परिवार के लोगों के द्वारा ही होल्ड की जाती है। पूरी पार्टी एक परिवार मिलकर चला रहा है, पार्टी के लीडर एक ही परिवार के लोग हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं वो पार्टी के टॉप पोजीशंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी 4-5 लोगों से तो बनी नहीं है, पार्टी के तो बहुत सारे लोग हैं। उस पार्टी को मिलकर बहुत सारे लोगों ने खड़ा किया है। तो ये कहीं ना कहीं उन ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए अन्याय हो जाता है जब उनको फेयर चांस नहीं मिलता कि वो टॉप पोजीशन पे आके बैठ सके। जब कुछ लोग ही टॉप की पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, वो अपने परिवार को ही उस पोजीशन को होल्ड करने देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, पार्टी में जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता है। क्योंकि उसको भी तो हक है ना पार्टी में, उसको भी तो फेयर चांस मिलना चाहिए, उसके लिए भी तो इक्वल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस पोजीशन पे जाके बैठ सके। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power। अब ये जो चीज है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी खराब है, क्योंकि वो लोग जिनके पास एडिकेट एक्सपीरियंस नहीं है और ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है वो भी पावर की पोजीशन पे आके खड़े हो जाएंगे। मतलब है क्या, जैसे एक पार्टी में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ए का, है ना, ए जो है वो टॉप का लीडर था पार्टी में। ये जो पार्टी है, पार्टी पी थी, पी पार्टी को शुरू किया ए ने। कोई पी पार्टी है, इस पार्टी को शुरू किया ए ने। अब ए जो है वो बूढ़े हो रहे हैं मान लो, अब वो पार्टी की जो बागडोर है, पार्टी की जो लीडरशिप है वो किसी को सौंपना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उनका एक बेटा था जो कि आज तक राजनीति में था ही नहीं, जो कि अभी तक बस बाहर पढ़ता लिखता था, अपनी पार्टी वगैरह करता था, उसको कोई मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से। तो इन ए ने क्या किया, अपने बेटे को, बी को, इस पार्टी की लीडरशिप सौंप दी। क्योंकि ए जो हैं वो किसी और को ये पोजीशन नहीं देना चाहते थे, तो ए ने क्या किया, अपने बेटे को, जिनको कोई आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स का, उनको पार्टी का लीडर बना दिया। अब इस केस में क्या होगा, एक ऐसा पर्सन बी जो कि राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, उस पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे पर्सन को आपने टॉप की पोजीशन पे बैठा दिया, तो क्या वो पार्टी सही से काम कर पाएगी? क्या वो सही से लोगों के लिए काम कर पाएगी? अपने मेंबर्स के लिए वो सही से काम कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से मान लो जो ए हैं उनको अपने बेटे को पोजीशन नहीं दे रहे हैं, वो किसी और पार्टी का ही मेंबर है, वो इनका करीबी है, ए का कोई करीबी है सी को वो अभी टॉप की पोजीशन देना चाहते हैं। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो है। बट सी जो है इसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो है, ये राजनीति में है, इस पार्टी का हिस्सा है बहुत सालों से। बट दिक्कत यह है कि बाकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि सी लीडर बने, वो किसी और पर्सन को लीडर बनाना चाहते हैं। मतलब इस पी पार्टी के जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि सी इस लीडरशिप की पोजीशन पे आके पहुंचे। बट ए ने क्या किया, वो सी को लीडरशिप की पोजीशन पे बैठा दिया, पार्टी का लीडर सी को बना दिया। तो इस केस में क्या सी जो है वो पॉपुलर सपोर्ट से लीडर बना? नहीं बना। और डेमोक्रेसी क्या कहती है कि जो लीडर बनना चाहिए वो जनता की सपोर्ट से बनना चाहिए। बट हमें इन पार्टीज में क्या देखने मिल रहा है कि जो लीडर है उसको अपने पार्टी के मेंबर्स की सपोर्ट नहीं है। तो इस केस में ये चीज अपने आप में ही डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो जाती है कि जो पार्टीज हैं उनमें कभी कभी लीडर्स ऐसे लोग आ जा रहे हैं जिनके पास अपने खुद के पार्टी के मेंबर की सपोर्ट नहीं है। और जब ऐसे लोग किसी गवर्नमेंट के ऑफिस को संभालेंगे तो क्या वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं होगा? मान लो लोगों ने वोट दिया पार्टी के नाम पर और ये जो पर्सन सी था जिसको बाकी पार्टी के मेंबर्स नहीं चाहते थे कि ये लीडर बने, अब ये जो सी पर्सन है ये कहीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, क्योंकि ये पार्टी का लीडर है, कहीं से इसने इलेक्शन लड़ा और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बट ये सी जो है वो ऐसा पर्सन है जिससे कि खुद इसके पार्टी के लोग नाराज हैं। तो ये
अपने आप में गलत नहीं हो गया? लोगों ने पार्टी के नाम पे वोट दिया था। आपने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है कि लोग पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, लोग भी भ्रम में रहते हैं। लोगों ने पार्टी के नाम पे वोट दिया, लोगों ने बोला कि हम तो पी पार्टी को वोट देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सी पर्सन को वोट देंगे, है ना। लोग दे रहे हैं पार्टी के नाम पे वोट और सी पर्सन जाके बैठ गया वहां पे, और सी पर्सन ऐसा है जिसके पास खुद के लोगों की सपोर्ट नहीं है, तो ये अपने आप ही डेमोक्रेसी के लिए खराब होगा। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। और इस तरीके की जो टेंडेंसी है जिसमें कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन, इनएडिकेट एक्सपीरियंस वाले लोगों को ला दिया जाता है, अपने करीबी लोगों को पावर में ला दिया जाता है, इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको दुनिया भर की पार्टीज में देखने मिलेंगी। यहाँ तक कि जो कुछ पुरानी डेमोक्रेसीज हैं उनमें भी ये चीज देखने मिलती है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चीज करती हैं। The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. तीसरा जो चैलेंज है वो पैसे की पावर को बढ़ता हुआ जो हम देख रहे हैं वो चीज है। मतलब हो क्या रहा है, इन पार्टीज के अंदर पैसा और मसल पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। किस पर्सन के पास कितना पैसा है, कितनी उसकी मसल पावर है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती जा रही है। जितना ज्यादा पैसे वाला पर्सन होगा उसको उतनी ऊंची पोजीशन दी जाएगी पार्टी में। इस तरीके की चीजें देखने मिलती हैं। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। अब देखो, लीडरशिप के साथ साथ ना एक और चीज है पार्टीज में। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये चीज भी देखी जाती है कि जो पार्टीज है उनमें अमीर पर्सन को टॉप की पोजीशन पे मान लो बैठा दिया कि भाई ये पर्सन बहुत अमीर है, इस पर्सन के पास ज्यादा मसल पावर है, तो इसको बैठा दिया। मसल पावर मतलब जैसे जो गुंडागर्दी वाला रहता है ना पूरा सिस्टम, वो चीज। तो उनको अपना करीबी, जो लीडर्स हैं वो अपना करीबी बना लेते हैं मसल पावर वाले को। जैसे मान लो ये जो ए पर्सन था यहाँ पे जिसने सी को लीडर बनाया था, मान लो वो बनाया ही इसलिए, सी को वो इसलिए लीडर बनाना चाहता था क्योंकि सी के पास पैसा था, सी के पास पावर थी, इसीलिए ए का करीबी सी था और उसने सी को लीडर बना दिया, है ना। तो मतलब कि ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो चलो हमने सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस कर ही लिया कहीं ना कहीं कि करीबियों को लीडरशिप पोजीशन दी जाती है। इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टीज है ना उनका एक अकेला एम रहता है कि उनको इलेक्शन जीतना है। देखो, पार्टी की डेफिनेशन ही हमने देखी थी कि पार्टी, जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये ऐसे लोगों का एक समूह है जो कि एक साथ आए हैं किसी चुनाव में लड़ने के लिए। तो इनका मेन एम क्या है? चुनाव में लड़ना, चुनाव में जीतना। तो ये जो पार्टीज हैं ये क्या करती हैं, ये कभी कभी शॉर्टकट्स यूज कर लेती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। वो शॉर्टकट यूज करती हैं, छोटा रास्ता यूज करने की कोशिश करती हैं इलेक्शंस को जीतने का। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। तो पार्टीज क्या करती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस जीतना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी ऐसे पर्सन को चुनते हैं कैंडिडेट के तौर पे, ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जो कि या तो बहुत ज्यादा अमीर हो या फिर वो बहुत ज्यादा पैसा रेज कर सकता हो, मतलब इकट्ठा कर सकता हो कहीं से। सो हो क्या रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को टिकट दे दी जा रही है। मतलब कि नॉमिनेट करना मतलब कि हमारे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी को चुना जाएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें अलग अलग पार्टीज क्या करती हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो फिर इन सारे लोगों में से, इन सारे पार्टीज जो हैं उनमें से चुनते हैं, किसी को वोट देते हैं, और जिस भी पार्टी के कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो पर्सन जीत जाएगा। ये चीज होती है। तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, किसी ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करती हैं, इलेक्शंस में खड़ा करती हैं जिसके पास या तो बहुत ज्यादा पैसा हो या जो उनको बहुत ज्यादा पैसा कहीं से ला के दे सके। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं या जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इन पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसा अगेन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही ले रही हूँ क्योंकि ये चीज न्यूज में बहुत ज्यादा चलती है। जैसे आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी जो हैं वो बार बार इल्जाम लगाते रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है वो अडानी
जो हैं उनको सपोर्ट करती है। अब अडानी क्या है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। तो राहुल जो हैं, राहुल गांधी जी जो हैं, वो कंटिन्यूअसली ये आरोप लगाते हैं कि वो ये कहना चाहते होते हैं कि अडानी जो हैं वो बीजेपी को पैसा देते हैं और बीजेपी जो है वो अडानी के लिए उनके फेवर में डिसीजन लेती है। सारे चीजों का जो ठेका है, एयरपोर्ट बनाने का ठेका या रोड वगैरह बनाने का ठेका या जो बड़े बड़े ठेके हैं, वो फिर अडानी को ही देते हैं ताकि अडानी को फायदा हो। तो मतलब यहाँ पे क्या देखने मिलता है, अब ये चीज पता नहीं सच है कि नहीं, बट इस तरीके के इल्जाम आपको देखने मिलते हैं, राइट। और अलग अलग पार्टीज, अलग अलग कंपनीज के बीच में रिलेशन निकालती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एसबीआई को कहकर एक इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट निकलवाई थी कि किस पार्टी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा इकट्ठा किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एनॉनिमसली लोग जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो पैसा देती हैं पार्टीज को, पर वो एनॉनिमसली होता है, ठीक है। अब ये पता नहीं चलता है कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। खैर, अब जो ये एनोनिमिटी है इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। बट क्या होता था कि जो लोग हैं वो, मतलब जो कंपनीज हैं, हम जैसे आम लोग, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो इन पार्टीज को, इन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भारी मात्रा में चंदा देती हैं। अब अंदर ही अंदर उनको तो पता होता है ना कि हमारे पास किस पार्टी ने कितना चंदा भिजवाया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड भेज देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे ज्यादा नहीं पता होता कि भाई किसने किसको कितना पैसा दिया है, काइंड ऑफ चेक रहता है कि जो पैसा है वो पार्टी के अकाउंट में चला जाता है। बट अंदर ही अंदर पार्टीज को तो पता है ना कि किसने हमें कितना पैसा दिया है। तो जिस पार्टी से उनके पास चंदा आता है, जिस कंपनी से पार्टी के पास चंदा आता है, वो फिर उसके फेवर में काम करती है। इस तरीके की चीजें जो है देखने मिलती हैं। अब जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आई, उसमें आपको देखने मिलेगा कि कोई भी पार्टी कम नहीं है, हर एक पार्टी एक से एक है। सारी पार्टीज जो है उनको करोड़ों का चंदा मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेली पार्टी है जो कि बहुत सारा पैसा जो है उसके पास आ रहा है, नहीं, सारी पार्टी ऐसी है। सारी पार्टी आपको ऐसे देखने मिलेंगी जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए आया। अब देखो, कोई भी जो है थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, अगर दान के हिसाब से भी देना है, चंदे के हिसाब से भी देना है, भाई नॉर्मल आदमी जो होगा, हम जैसा आप जैसा, उसको देना भी तो कुछ हजार रुपए दे देगा ज्यादा से ज्यादा। बट ये जो करोड़ों में, 100 करोड़ों में रुपए जा रहे हैं, वो किसी न किसी मकसद के लिए तो होंगे। मतलब ज्यादा तो आप यही, मतलब नॉर्मली आप यही अंदाजा लगाओगे ना कि कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दे रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो फेवर एक्सपेक्ट करेगी ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी उसकी फेवर में कुछ करे। तो ये जो है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो डेमोक्रेसी है या उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको हार्म करती है। तो जो अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पार्टीज को पैसा देती हैं, फंड देती हैं, जिसकी वजह से पार्टी की पॉलिसीज, उनके डिसीजंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जिन लोगों से पार्टी के पास फंड आ रहा है, उनके पक्ष में पॉलिसीज, उनके पक्ष में डिसीजंस लेने की कोशिश की जाती है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। अब ये जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन जीतने के चक्कर में इतनी अंधी हो जाती हैं कि वो कभी कभी ऐसे लोगों को भी इलेक्शन में खड़ा कर देती हैं, ऐसे लोगों को भी कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेट कर देती हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं। क्योंकि पार्टीज को ये पता होता है कि ये जो पर्सन है ये पावरफुल है, इसके पास पैसा है, इसके पास सपोर्ट है। अब भले ही ये क्रिमिनल है, पर इसको लोग वोट दे सकते हैं, इसके नाम पे वोट जो है आ जाएंगे। अब भले ही उसके ऊपर कोर्ट में 4 क्रिमिनल केसेस चल रहे हो, पर पार्टी उसको फिर भी खड़ा कर देगी, क्योंकि उनको, पार्टी को ये उम्मीद है कि ये जो पर्सन है इसके पास वोट आ सकते हैं। अब पार्टी की तरफ से ये कितनी गलत चीज है कि पार्टी इलेक्शन में ऐसे पर्सन को खड़ा कर रही है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, या जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, जिसने सजा भी भुगती हुई है। मतलब कभी पहले वैसे, बट ये चीज थोड़ा क्राइटेरिया रहता है। मतलब गुंडेगर्दी वाले लोगों को, जो कि आपको नॉर्मली देखने मिलेगा कि न्यूज में ही आपको कितने सारे देखने मिलते हैं कि जो गुंडे रहते हैं वो लोग पॉलिटिक्स में आके इलेक्शंस में लड़ते हैं और वो जीतते भी। ये चीजें आपको देखने मिलेंगी। सो डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इसीलिए पूरी दुनिया भर में जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर्स हैं, वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हैं कि
किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनीजों का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, ये हमारे देश की पार्टीज के लिए और हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि किस तरीके से पैसे की, मसल पावर की जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें एक और बड़ी दिक्कत जो मैं बोल रही थी एक्चुअली वो ये थी, यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है बट फ्री बीज की दिक्कत, कि ना फ्री में लोगों को बांट दी जाती हैं चीजें। जैसे इलेक्शंस के दौरान क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है रैलीज में जाते हैं, उनको कोई शराब की बोतल पकड़ा दी, उनको कुछ पैसे दे दिए और बोला कि चलो रैली में जाओ और हमें ही वोट करना, किसी और को वोट मत करना, तुम हमसे पैसे ले रहे हो, हम तुमको शराब पिला रहे हैं। इस तरीके से जो लोग हैं उनके वोट को खरीदा जाता है पैसे के दम पे। तो ये चीज अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा गलत है। ये पार्टीज जो है कर रही हैं बट ये एक्चुअली हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और लोग जो है वो अगेन बेवकूफी कर रहे हैं। लोग सच में जो पैसे वगैरह वो लेते हैं और फिर वोट करते हैं उस पार्टी को जिन्होंने उसको पैसा दिया है। सोचो वो पार्टी आज ही इतनी करप्ट है कि आपको पैसे के दम पे खरीद रही है, जब वो पावर में आ जाएगी तो आपको लगता है कि वो सही से काम करेगी? जब उस पार्टी की शुरुआत ही करप्शन से हो रही है, वो पैसा दे के वो वोट खरीद रही है, तो क्या आपको लगता है कि जब वो पार्टी एक्चुअली काम करने जाएगी, वो पावर में आ गई, आपने पैसे के दम पे आपने पार्टी से पैसे लेके वोट दे दिया उस पार्टी को, और जब वो पार्टी पावर में आएगी तो वो पार्टी के लोग काम करेंगे ही नहीं, आप बस बैठे रह जाओगे, ना रोड बनेंगे, ना स्कूल बनेंगे, ना हेल्थ अच्छी होगी लोगों की, ना जॉब निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वोट तो खरीदे गए थे आपने, और गलती तो लोगों की है, मुद्दों पे वोट किया ही नहीं। वोट तो पैसे के दम पे किया कि हमसे इस पार्टी ने हमें 10,000 रुपए दे दिए, इस पार्टी ने हमें ये दे दिया, इस पार्टी ने हमें फ्री साइकिल दी, इस पार्टी ने हमें फ्री टीवी दिया, इस पार्टी ने हमें चिकन पकड़ा दिया। मतलब इस इन सारी चीजों के दम पे लोग जो है वोट दे रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई काम तो हुआ ही नहीं। काम होगा भी कैसे? पार्टीज तो करप्ट है बट एटलीस्ट लोगों को भी ध्यान देना है। तो जो पैसा है वो लोगों के वोट को खरीद रहा है और लोग बिक भी रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पार्टीज इलेक्शंस में जीतने के लिए लोगों के वोट को खरीदने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसे लोग जो आज ही इतनी करप्टेड एक्टिविटीज कर रहे हैं उनसे हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसे लोगों को आपको मतलब वो दे रहे हैं तो आप मत लो, राइट? और ले भी रहे हो तो वोट अपनी सही जगह करो। बट मैं तो बोलूंगी लो ही मत। आपके नोन में अगर कोई देखते हैं कि फ्री में कोई चीज दे रहा है, अरे नेताजी जो है आए हैं फ्री में चीजें बांट रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से उस चीज को अवॉइड करो। क्योंकि जब आप किसी चीज को फ्री में ले लेते हो ना तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है। कल वो नेता आपके सर पे आके गोली रख के बोलेगा कि मैंने तेरे को फ्री में ये दिया था, तुम उसको वोट दे, है ना? तो आप अपने ऊपर क्यों वो फालतू का जो बर्डन है वो लेके चलोगे? क्योंकि कोई भी चीज एक्चुअली फ्री नहीं होती। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। कुछ ना कुछ कीमत आपको देनी पड़ती है। तो वो चीज है। तो एज वोटर्स भी बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस हैं, बट ये जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं लोग जो है इनको टैकल कर सकते हैं। इनका जो सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल एक्टिविटीज को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाएं, वो सारे सॉल्यूशन है। और कुछ सॉल्यूशन लोगों के पास है, वोटर्स के पास है कि कैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज को सीधा करना है। तो कुछ पावर वोटर्स के पास भी है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए। द वोटर शुड बी वेरी अवेयर, तभी जाके हमारा देश जो है वो सही से काम कर पाएगा। और जो हम बातें करते हैं कि हाँ तरक्की होनी चाहिए, 2047 तक हमें इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है, वो तभी बन पाएगा जब हम एज सिटीजन्स बहुत ज्यादा जागरूक होंगे, राइट? आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ आई होंगी। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. चौथा जो चैलेंज है वो ये है कि ज्यादातर अब ये देखने मिला है कि जो अलग अलग पार्टीज है ना वो हमें बहुत ज्यादा चॉइस ऑफर नहीं करती। मीनिंगफुल चॉइस मतलब कि रियल डिफरेंस नहीं है पार्टीज में। दोनों पार्टीज लगभग सेम ही बात कह रही हैं। अब चाहे मैं ए पार्टी को चुनूं चाहे मैं बी पार्टी को चुनूं, फर्क तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बात तो दोनों लगभग सेम ही कर रहे हैं, राइट? तो ये दिक्कत आ रही है। अब जैसे आपको बोला जाए कि आपको ड्रिंक में क्या पीना है, या आप बोलो कि मुझे कुछ ड्रिंक में चाहिए और आपको ऑप्शन दिए जाए कि चाय और कॉफी ले लो, आप बोलोगे ये कैसा ऑप्शन है? मैंने तो बोला कि मुझे ड्रिंक्स में कुछ चाहिए और आप चाय और कॉफी बोल रहे हो। ये तो दोनों लगभग सेम सी चीजें हैं, दोनों में कैफीन है, दोनों मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
ड्रिंक्स में ऑफर तो और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, चॉइसेस तो और भी बहुत कुछ हो सकती हैं। मतलब ड्रिंक मतलब पीने वाली कोई भी चीज, बेवरेज, और मैं सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ। तो अब पीने के लिए तो आप बोल सकते हो कि जूस भी हो सकते हैं, फ्रूट जूस हो सकते हैं, शेक हो सकते हैं, है ना, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपको सिर्फ बोला जाए कि आपको कॉफी या चाय लेनी है, या फिर आपको ऐसा बोला जाए, चलो कॉफी और चाय तो फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है आप बोलोगे, मान लो ऐसा बोला जाए कि एक मसाला टी है, एक नॉर्मल टी है, एक आइस टी है, या मतलब टी में ही 4 डिफरेंस बता दिए। अब वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे इलायची वाली चाय है, चाहे कार्डमम टी है, मतलब चाहे अदरक वाली चाय है, दोनों तो सेम ही है, चाहे कार्डमम टी है चाहे अदरक वाली चाय है, दोनों लगभग है तो चाय है, बस फ्लेवर का ही तो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस बस फ्लेवर का। एक्चुअली तो कोई डिफरेंस नहीं है ना चॉइस का, पीनी तो आपको चाय है। तो मतलब कि यही चीज पार्टीज के साथ हो रही है। नाम के लिए पार्टीज अलग हैं, नाम के लिए पार्टी ए है, नाम के लिए पार्टी बी है, बट एक्चुअली उन लोगों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बातें लगभग सेम ही कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से एक आध डिफरेंस है। तो इस केस में अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को तुम दोनों की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, मुझे कोई तीसरा पर्सन चाहिए, पर मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पार्टीज तो सिर्फ वही दो हैं देश में। तो ये जो है दिक्कत है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो एक असली चॉइस, एक मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करने के लिए जो पार्टीज है वो उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि उन पार्टीज में एक भारी भरकम अंतर होना चाहिए, ऐसे 19-20 का फर्क नहीं होना चाहिए, एक बड़ा अंतर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। तभी तो लोगों को ये क्लियर समझ आएगा कि अच्छा ये पार्टी के मैं साथ हूँ, ये पार्टी के साथ नहीं हूँ। अगर दोनों एक ही जैसी बात करेंगे तो मेरे पास एक्चुअली कोई ऑप्शन है नहीं, चाहे मैं इसको वोट दूं चाहे उसको वोट दूं, बात तो एक ही कह रहे हैं ना दोनों, आइडियोलॉजी तो लगभग दोनों की सेम है, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. और दुनिया भर के ज्यादातर देशों में ये देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अब कम होते जा रहे हैं। ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगभग सेम ही आइडियोलॉजी की बात कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। यहाँ पे ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है एंड जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो कहने को तो दो अलग अलग पार्टीज हैं, बट इनकी आइडियोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. तो ये जो एग्जाम्पल दिया है ब्रिटेन की पार्टीज का, तो लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे दोनों सेम एग्री करती हैं। मतलब एक तरीके से जो मेन बात है वो दोनों सेम ही कहती हैं, बट डिफरेंस क्या है कि पॉलिसीज किस तरीके से डिजाइन की जाएंगी और किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएंगी, बस उस पे अंतर है। ये कहती है कि नहीं हम इसके लिए ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे और ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरी पार्टी सेम चीज के लिए बोलती है, सेम मुद्दा है, वो कहती है कि नहीं हम पॉलिसीज अलग तरीके से बनाएंगे। तो मतलब मुद्दे दोनों के ही सेम है, बट डिफरेंस बस ये है कि पॉलिसीज कैसे बननी है और कैसे इंप्लीमेंट करनी है, जो कि एक्चुअली कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि असली बात तो मुद्दे की होती है कि किस पार्टी का कौन सा मुद्दा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों के पास एक्चुअली बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. अगर हम हमारे देश की भी बात करें तो जो मेजर बड़ी पार्टीज हैं हमारे देश की, उनमें भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर अब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, लगभग सारी पार्टी सेम सी बात करती हैं। Those who want really different policies have no option available to them. तो अगर कोई ऐसा मतलब पर्सन है जिसको अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए या वो अलग आइडियोलॉजी रखता है, तो उसके पास एक्चुअली कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेम ही तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रही हैं। तो लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन अब नहीं रह गया है। समटाइम्स people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. कभी कभी क्या होता है कि लोग अलग लीडर्स को भी नहीं चुन पाते, क्योंकि सेम लीडर्स जो हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया था ना पहले, कि आप कई बार देखते होंगे कि जो मेंबर्स हैं पार्टीज के वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदलते रहते हैं। आज वो बीजेपी का हिस्सा हैं, कल वो बदल के कांग्रेस का हिस्सा हो जाएंगे, फिर वो किसी और पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे, तो मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कभी कभी जो लोग हैं उनके पास लीडर्स को लेके भी चॉइस नहीं बचती। मान लो क्या हुआ कि इस साल उन्होंने बीजेपी को वोट दिया,
मतलब एक बार क्या हुआ, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया एंड बीजेपी से ना एक ए पर्सन इलेक्शन में लड़ रहा था। ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ, बीजेपी ने ए पर्सन को खड़ा किया था एज कैंडिडेट और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और ए पर्सन जीत के आ गया। बट अगली बार क्या हुआ, 5 साल बाद जब फिर से इलेक्शन हुए तो ये जो ए पर्सन है वो बीजेपी को छोड़ के किस में चला गया, कांग्रेस में चला गया। अब लोगों को ये लगा कि यार इस बार बीजेपी ने ना बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो लोगों को लगा कि इस बार ना कांग्रेस को वोट देंगे। अब लोगों ने कांग्रेस को वोट दे डाला। अब कांग्रेस में क्या हुआ, ये जो ए पर्सन है वो उसने इस बार 5 साल बाद पार्टी चेंज करके उसने कांग्रेस में आ गया वो, और अब वो ए पर्सन जो है अब वो कांग्रेस से खड़ा है। मतलब लोगों ने क्या सोचा था कि पिछली बार बीजेपी ने तो सही से काम किया नहीं, तो इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब जब उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया तो इस बार फिर से कौन जीत के आ गया, ए ही पर्सन जीत के आ गया। अब लोगों के साथ एक तरीके से गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब गलती तो खैर यहाँ लोगों की भी है, चलो ये बाद में बताते हैं। पर यहाँ पे देखो, अब लोगों ने बीजेपी को जो वोट दिया था उसमें ए पर्सन इलेक्ट होके आया। अब काम कौन करेगा, ये ए पर्सन तो करेगा ना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना है, काम तो वो पर्सन करेगा, पार्टी थोड़ी कोई काम करती है, वो पर्सन काम करेगा ना आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो जिसको आपने वोट दिया था, जिसको जिताया था, तो जिम्मेदारी तो उस पर्सन की काम करने की बनती थी। अब यहाँ पे अगर लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, इसका मतलब हकीकत में इस ए पर्सन ने काम नहीं किया, तो लोग नाराज होके उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। अब जब कांग्रेस को वोट दिया तो ये ए पर्सन जो है पहले ही मतलब इलेक्शंस के टाइम पे ही उसने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब क्या देखने मिला कि जब लोगों ने कांग्रेस पार्टी समझ के वोट दिया तो वापस से ये ए पर्सन जीत के आ गया। अब काम तो फिर भी नहीं होगा। तो मतलब कई बार क्या होता है इस तरीके से, जो जब लोग पार्टी शिफ्ट करते रहते हैं लगातार, तो जो वोट देने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास लोगों के मामले में भी चॉइस नहीं बचती, क्योंकि सेम लोग एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि भाई वोट दें तो किसे दें, कल ये इसके साथ था, आज ये इसके साथ है, इसको वोट दें तो भी यही आएगा, उसको वोट दें तो कल वो भी वही आएगा, तो दिक्कत है। अब देखो लोगों की यहाँ पे क्या गलती है कि लोग ना पार्टी को देख के वोट देते हैं, कभी कभी ना यही गड़बड़ होती है, कभी कभी क्यों बहुत ज्यादातर यही गड़बड़ होती है। अगर आपको लग रहा है कि काम अपने जमीनी लेवल पे करवाना है, तो आप अपने जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग खड़े हुए हैं आपको उनको देखना है ना, पार्टी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपको लगता है कि भाई कोई एक्स पार्टी बहुत अच्छी है ना, बट आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम करने वाला पर्सन है, वो किसी दूसरी पार्टी का, वो वाई पार्टी का है, तो आपको टेक्निकली वाई पार्टी को वोट देना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवाना है ना, आपको तो रोड बनवाने हैं, स्कूल बनवाना है, आपको हॉस्पिटल चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो हकीकत का काम तो कोई और पर्सन कर रहा है, आप बस पार्टी के नाम पे वोट दिए जा रहे हो सकता है आपकी पसंदीदा एक्स पार्टी से जो पर्सन खड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा हो ही ना, वो काम ही ना अच्छा करता हो, तो दिक्कत है ना। तो मतलब लोगों को भी ये देखना है कि आप पार्टी को बाद में देखो, आप पहले ये देखो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा पर्सन खड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पर्सन काम करेगा। आपको जो काम करवाना है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम करने की जिम्मेदारी है वो उस पर्सन की है, तो आपको जो पर्सन लगता है कि हकीकत में काम करेगा उस पर्सन को वोट दो, और फिर बाद में देखो कि चलो उसकी पार्टी क्या है। क्योंकि अगर आप पार्टी के नाम पे सिर्फ वोट देते जाओगे और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई काम नहीं होगा तो ये गलत है। आपने मान लो पहली बार, खैर अभी तो जो भी इस क्लास को जो लोग देखेंगे, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो तो अभी अडल्ट नहीं होंगे, बट फिर भी आप जाके अगर वोट दोगे तो आपने चलो एक बार क्या किया, अपने पसंदीदा पार्टी को वोट देके देख लिया, ठीक है, आपने पहली बार क्या किया, एक्स पार्टी को वोट दे दिया, बट आपने 5 साल देखा उस एक्स पार्टी ने तो काम किया ही नहीं। अब भले ही वो आप पार्टी आपकी पसंदीदा है, बट उस पार्टी से जो पर्सन जीत के आया था उसने तो काम किया ही नहीं, तो अब आप क्या करो, दूसरी पार्टी को वोट दो अगली बार। अब 5 साल बाद भी आप सेम पार्टी को वोट दोगे तो वो दिक्कत है। अब 5 साल बाद आप दूसरी पार्टी को वोट दो, और उसमें भी ये इंश्योर रखो कि सेम पर्सन पार्टी बदल के कहीं आ तो नहीं गया, है ना, इस जो हमने एग्जाम्पल देखा इसकी तरह ना हो जाए कि आपने 5 साल बाद किसी और पार्टी को वोट दिया और उसमें देखने मिला कि सेम पर्सन उस पार्टी में आ गया चेंज होके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना है, खुद देखना है कि भाई क्या चल रहा है, राइट। सो चौथा जो पॉइंट था, अगर मैं समराइज करूं तो वो ये है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, पार्टीज में भी नहीं है, लगभग सारी जो पार्टीज है वो सेम ही आइडियोलॉजी की है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पार्टीज में नहीं रह गए हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं
उनके भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं बची हैं हमारे पास, क्योंकि सेम लोग इधर से उधर पार्टी चेंज करते रहते हैं। तो आई होप कि ये जो चैलेंजेस हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चैलेंज को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो चैलेंजेस है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे।